नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। कोरोना के मामले देश के कई राज्यों में बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में पहली बार 6,725 मामले 24 घंटे में सामने आए। अब तक सबसे ज्यादा एक दिन में 5,000 संक्रमित होने के मामले थे। पहली बार ये आंकड़ा 6,000 के पार गया है। इससे पहले 30 अक्टूबर को 5,991 मामले सामने आए थे। 5,891 मामले सामने आए थे। दिल्ली के लिए चिंताजनक है पॉजिटिविटी रेट। देश में औसत 3.7% है, तो दिल्ली की पॉजिटिविटी रेट 11.3% पहुंच गई है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस बात पर जोर दिया कि सभी राज्य पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे ही रखें। और इधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी माना है कि ये तीसरी लहर हो सकती है। तो दिल्ली में कोरोना अभूतपूर्व स्थिति में पहुंच गया है और इस बीच दिल्ली में ज्यादातर प्राइवेट अस्पतालों और कुछ सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की कमी देखने को मिल रही है, जिसके बाद अब दिल्ली सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसेस में उछाल आया है। मंगलवार को दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 6,725 मामले सामने आए। पहली बार 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले। इससे पहले बीते हफ्ते दिल्ली में रोजाना 5,000 नए मामले आए। देश में कोरोना संक्रमण दर 3 से 5% के बीच है, तो दिल्ली में 11 से 13% के बीच। यानी दिल्ली में 100 लोगों का टेस्ट करने पर 11 से 13 लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। लगातार बढ़ते मामलों की वजह से दिल्ली में एक्टिव मामलों की संख्या 36,000 के पार चली गई है, जो अब तक सबसे ज्यादा है। दिल्ली में बड़े प्राइवेट अस्पतालों के आईसीयू बेड्स पूरे भर चुके हैं, जबकि कुछ सरकारी अस्पतालों में भी किल्लत देखने को मिल रही है। दिल्ली में कुल 1,245 वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड हैं, जिसमें से करीब 32% यानी 394 खाली हैं, जबकि 1,931 बिना वेंटिलेटर के आईसीयू बेड हैं, जिसमें से 27% यानी 529 खाली हैं। लेकिन 42 प्राइवेट अस्पतालों जैसे मैक्स हॉस्पिटल साकेत और पटपड़गंज, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस शालीमार बाग, वसंत कुंज, ओखला और बत्रा हॉस्पिटल में एक भी वेंटिलेटर वाला आईसीयू बेड खाली नहीं है, जबकि अपोलो, सर गंगाराम, मैक्स साकेत और पटपड़गंज और वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका जैसे 39 प्राइवेट अस्पतालों में एक भी आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल और दीपचंद बंधु अस्पताल जैसे अस्पतालों में भी आईसीयू बेड्स पूरे भरे हुए हैं। गंगाराम अस्पताल दिल्ली के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में से एक है, जो कोरोना के इलाज में लगा हुआ है। अस्पताल के मुताबिक ठंड और प्रदूषण की वजह से पहले से गंभीर और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोग कोरोना संक्रमित होने पर गंभीर हो जाते हैं, इसलिए भी इन दिनों आईसीयू की डिमांड ज्यादा है। और उसका मुख्य कारण है कि त्योहार मना रहे हैं लोग, अब प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं और ठंड पड़ रही है ज़्यादा और प्रदूषण है। ये सारे 4-5 कारण की वजह से कोरोना का जो प्रभाव है जो और बढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली से बाहर के बहुत से लोग सिर्फ प्राइवेट अस्पताल में ही इलाज करवाने आ रहे हैं। ये लोग मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के हैं, जो या तो आर्थिक तौर पर समर्थ हैं या फिर उनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है। ऐसे में अब दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, ताकि निजी अस्पतालों में 80% आईसीयू बेड्स कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व हों, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है। देखिएगा भाई, हमने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर 80% बेड्स जो आईसीयू के थे रिजर्व किए थे, जिसको हाई कोर्ट ने रोक दिया था, उसके लिए हम अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ताकि क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ आईसीयू बेड्स ही इशू है। वैसे साधारण कोरोना बेड्स की स्थिति दिल्ली में फिलहाल तक तो ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की दलीलों से सहमत हो जाती है तो दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 800 आईसीयू बेड्स और बढ़ सकते हैं। लेकिन जिस तेजी के साथ दिल्ली में नए मामले सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए ये ज़रूर कहना होगा कि दिल्ली सरकार को आने वाले समय में कुछ और नए इंतजाम भी करने पड़ेंगे। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद शर्मा मौजूद हैं। शरद, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ठीक है, दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि जो ज्यादा बेड्स आईसीयू मिल जाएं दिल्ली वासियों के लिए, जो लोग मरीज आ रहे हैं कोरोना से संक्रमित, लेकिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए उस लिहाज से क्या हो रहा है? देखिए, जहां तक जागरूक करने की बात है तो वहां पर दिल्ली के अंदर न सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि केंद्र सरकार ने भी अपना अभियान चलाया हुआ है और ये अभियान पहले से ही चल रहा है। उसके तहत चाहे टीवी हो, चाहे रेडियो हो, चाहे जगह जगह जो है लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है और पहले से ही लोगों को ये समझाया गया है कि क्योंकि ये त्योहार आ रहे हैं, ठंड का मौसम है, प्रदूषण है, तो स्थिति पहले से भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है, इसीलिए आप सावधानी बरतें। लेकिन ये बात भी सही है कि क्योंकि लंबा समय हो गया है, मार्च से लेकर अब नवंबर आ गया है, तो बहुत से लोग जो हैं एक थकान भी महसूस कर रहे हैं और उसकी वजह से भी कई बार मास्क इस्तेमाल नहीं हो रहा है या फिर जो देह से दूरी का पालन है वो नहीं हो पा रहा है, ये एक कारण है। और दूसरा ये बात भी सही है कि पहले के मुकाबले दिल्ली के अंदर जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसको मजबूत किया गया है। पहले काफ़ी ये सुनने में आता था कि कोई व्यक्ति पॉजिटिव आया तो उसके सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो ट्रेस नहीं किए गए, लेकिन अब जो है बड़े पैमाने पर जो नई स्ट्रेटेजी बनी है, जो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर बनाई है, उसके तहत काफ़ी हद तक जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसके अंदर ये नियम बनाया हुआ है कि परिवार के जितने भी लोग हैं, पहले परिवार के लोगों को ये कहा जाता था कि आप घर में ही रहिए और अगर कोई सिम्टम्स आते हैं तो बताइएगा, तो ज़्यादातर लोग बताते ही नहीं थे क्योंकि अगर बताएंगे तो उनको टेस्ट करवाना पड़ सकता है और जब टेस्ट करवाएंगे पॉजिटिव आ गए तो सिस्टम के एक लंबे चक्कर में उनको फंसना पड़ सकता था। तो इस वजह से अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है तो जो नंबर हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि क्योंकि अब जो है 7,000 के आसपास डेली का आंकड़ा चला गया है, तो दिल्ली की स्थिति जो है अब यहाँ से आगे बहुत ख़राब हो सकती है, क्योंकि 36,000 एक्टिव केस इस समय दिल्ली में हैं और अगर मौजूदा सिस्टम को देखें, अगर यही आंकड़े बने रहे तो आने वाले समय में जो मौजूदा सिस्टम दिल्ली का है वो शायद इसका लोड जो है इतने मामलों का वो नहीं ले पाएगा। दिल्ली सरकार को जल्दी कुछ और बड़े फैसले करने होंगे और वो शायद वही बड़े फैसले हो सकते हैं जो हमने जून में देखा था और जिनकी जरूरत नहीं पड़ी थी और दिल्ली सरकार ने अपने कदम वापस खींचे थे कि जो स्टेडियम्स वगैरह में तैयारी करने की बात थी वो शायद हो सकता है दिल्ली सरकार को फिर से अपना फैसला रिव्यू करना पड़ जाए अगले कुछ दिनों शरद, क्योंकि हाल में हमने देखा है कि शादियों के लिए और त्योहार के नाम पर काफी छूट दी जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और मसला है दिल्ली से जुड़ा हुआ, वो है दिल्ली की खराब होती हवा का, दिल्ली की वायु प्रदूषण का, जो अब चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में बिगड़ती हवा के 4 इलाकों की हम आपको तस्वीरें अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अक्षरधाम, यमुना नदी, मयूर विहार और ITO। तो आप देख सकते हैं सुबह की तस्वीरें और कितनी धुंधली, अभी शरद भी खड़े हुए थे पीछे जो उनके दिख रहा था, आप देख सकते हैं किस तरह से हवा लग रही थी, दिख रही थी, धुंधला धुंधला सा लग रहा था। तो अब आगे एक और जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री ने आज राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के कई कारण हैं, जैसे वाहन का प्रदूषण, निर्माण से प्रदूषण, साथ ही आसपास के राज्यों से पराली जलाने से भी हमारी हवा जो दिल्ली की है, देश की राजधानी की, प्रदूषित होती है। तो आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिरन की गांव में बायो डिकम्पोजिंग प्रोसेस का जायजा लिया, जहां पर पराली को खाद बनाने में बदला जा सकता है। तो ये राज्य स्तर की तरफ से ये कोशिशें हो रही हैं। शरद, आप हमारे साथ बने हुए, दिल्ली की जो वायु खराब होती है, जो प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। अब रेड लाइट्स पे कहा जाता है कि भाई अपनी गाड़ी आप ऑफ कर दीजिए, लेकिन ये सीधी जो तस्वीरें हम देख सकते हैं किस तरह से धुंधली धुंधली ही दिल्ली दिख रही है। दिल्ली सरकार इस बारे में क्या कर रही है? हाँ निधि, देखिए पहले थोड़ा सा प्रदूषण का हाल दिखा दूं। जो लोग आज जल्दी घर चले गए हैं करवा चौथ के चलते, या जो आज जब घर से निकले नहीं है, वो देख लें आज दिल्ली की स्थिति क्या है कि थोड़ी सी दूर पे आपको जो है ये साफ नजर आ जाएगा कि नंगी आंखों से प्रदूषण होता क्या है। बहुत से लोग जो होते हैं जिनको जब सांस लेने में दिक्कत होती है तभी उनको प्रदूषण महसूस होता है, दिखाई देता है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पे प्रदूषण रखा होता है। आपको बिल्कुल भी एहसास करने की जरूरत नहीं है। आपको बाहर आप निकलिए, आपको दिखाई दे जाएगा कि प्रदूषण जो है सड़कों पे यहाँ पर रखा हुआ है। जहाँ तक दिल्ली की बात है निधि, तो सरकार जो है कोशिश तो कर रही है, चाहे वो केंद्र भी हो राज्य भी हो, लेकिन दिक्कत यह है कि हर साल अभी तक हम पराली का जो समाधान है वो नहीं खोज पाए हैं। हर साल जब भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना आता है
तब यही चर्चा शुरू हो जाती है कि पराली का क्या करें, पराली का क्या करें। तो इस बार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन मिला है। पूसा ने 2 साल पहले इसका जो तरीका था पराली का वो निकाला है, लेकिन अभी ये केवल दिल्ली के स्तर पर है और जो दूसरे राज्य हैं क्या वो इसको अपनाएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। अगर वो अपनाएंगे तो उनको अरविंद केजरीवाल को क्रेडिट देना पड़ेगा, जबकि क्रेडिट देने की ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो तरीका है पराली गलाने का ये खुद पूसा, जो कि केंद्र सरकार का संस्थान है, रिसर्च एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, उसका है। तो वो क्रेडिट देने की भी समस्या होगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पराली तो खैर नहीं, एक पराली की भी समस्या है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जब भी वायु प्रदूषण होता है, ऑड एंड इवन आ जाता है, तमाम दिल्ली सरकार कदम उठाती है, कौन सा ग्रेड में क्या स्तर है, उस लिहाज से कुछ हो सकता है, क्योंकि जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वाकई में बहुत ही चिंताजनक है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में कोशिश तो की गई है, लेकिन समस्या यहीं पर आ जाती है कि वाहनों की संख्या भी दिल्ली के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा है, और सरकार अगर कोई कड़ा कदम उठाती है तो फिर समस्या ये आती है कि लोगों की जो आमदनी है, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, कहीं वो प्रभावित ना हो जाए। तो इस चक्कर में कोई ऐसा कड़ा निर्णय सरकार नहीं कर पाती है जो उसको करना चाहिए। कुछ कोशिशें जरूर शुरू हुई हैं, जैसे कि हमने देखा कि दिल्ली के अंदर अब ये कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडस्ट्री की जो है वो नहीं लगेंगी, यानी कि जो प्रदूषण जिनसे होता था वो नहीं लगेंगी। लेकिन ये रातों रात तो अब दिल्ली बदल नहीं जाएगी। जो यूनिट लगी हुई है वो तो यहाँ लगी हुई है। ऐसा भी नहीं हो जाएगा कि सारी यूनिट उठकर अब कहीं और चली जाएंगी और दिल्ली के अंदर केवल सर्विस इंडस्ट्री रह जाएगी। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो सालों से होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई। तो अब जो प्लानिंग की जा रही है उसका मुझे लगता है कि कुछ साल हमें इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर जो है कुछ असर देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, हमें ये भी जरूर कहना होगा, पिछले कुछ सालों में जिस तरह का दबाव सरकारों पर पड़ा है, तस्वीर कुछ बदली जरूर है, लेकिन बहुत तस्वीर अब बदलनी अभी भी बाकी है। बिल्कुल, काफी कुछ होना बाकी है और हर साल की तरह वही चर्चा की वायु प्रदूषण इतना क्यों बढ़ रहा है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली के आसपास पराली जलाने से दिल्ली की समस्या बढ़ रही है, उसकी हवा और खराब हो रही है, लेकिन किसानों की भी समस्याएं कम नहीं हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जो है वो अब दिल्ली पहुंच गया। इसकी अगुवाई खुद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की। वे अपने विधायकों मंत्रियों के साथ सांकेतिक धरने पर आज जंतर मंतर पहुंचे। बुधवार सुबह दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली पुलिस और पंजाब के विधायकों के बीच पकड़म पकड़ाई का खेल चलता रहा। पंजाब कांग्रेस के मंत्री और विधायक दिल्ली के पंजाब भवन से जंतर मंतर तक पद यात्रा करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। दिल्ली पुलिस विधायकों को रोकती रही, लेकिन विधायक आगे बढ़ते रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी धरना देने के लिए जंतर मंतर पहुंचे और केंद्र सरकार पर पंजाब में आर्थिक घेरेबंदी करने का आरोप लगाया। हमारी प्रॉब्लम ये है, सब रेल सर्विसेज बंद है, कोयला खत्म हो गया, आई गॉट नथिंग। आज हम जितना पैसा है, थोड़ा सा पैसा है, वो हम खरीदे हैं फ्रॉम द नेशनल ग्रिड। अब मेरे पास मार्च के बाद हमारी जीएसटी नहीं आई है। मैं गारंटी देना है, कोई रेलवे स्टेशन पे किसी ने तुसी बिठाना है, आई वुड पुट अ पुलिस बटालियन एट एवरी पुलिस स्टेशन इफ यू वांट to see it's maintained. लेकिन the farmers unions have made it clear we are not stopping the कोई भी हम रेल नहीं बंद कर रहे। दरअसल पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के बनाए कृषि कानूनों के खिलाफ अपने 3 कृषि बिल पास किए हैं, जिन्हें अब तक पंजाब के राज्यपाल ने इजाजत के लिए राष्ट्रपति कोविंद के पास नहीं भेजा है। अमरिंदर सिंह अपने मंत्रियों के साथ राष्ट्रपति कोविंद से मिलना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रपति ने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया। हम लोग राष्ट्रपति को अपनी बात ब्रीफ करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो पूरे जो हमारे देश की सर्वोत्तम पदवी पे है, और ट्रेनें ना जाने की वजह से पूरी इंडस्ट्री का जो माल बना हुआ है वो कंटेनर जो हैं वो लुधियाना के ट्राईपोर्ट के ऊपर हजारों करोड़ रुपए के पड़े हैं। वो आके दिलचस्प बात ये भी रही कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से अक्सर खफा रहने वाले नवजोत सिंह सिद्धू भी धरने पर पहुंचे। समस्या सबसे बड़ी पंजाब के सामने ये है कि ट्रेन न चलने से जो थर्मल प्लांट्स हैं उन पर कोयला नहीं पहुंच रहा है, लेकिन फिलहाल जो बिजली है वो पावर ग्रिड से मिल रही है पंजाब को, जो कि
केंद्र सरकार के अंतर्गत है और अमरिंदर सिंह का कहना है कि ट्रेन चलाई जाए, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की होगी, यानी पंजाब सरकार की होगी। नई दिल्ली में एन रवि के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे बिहार। वहां पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए पहुंचे। और अब बिहार के चुनाव। दरभंगा जिले की क्योटी विधानसभा सीट पर प्रचार के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, लेकिन इस सभा में उन्होंने नीतीश कुमार की उपलब्धियों का जिक्र नहीं किया और न ही जेडीयू का कोई झंडा, बैनर, पोस्टर नजर आया। इस सभा में योगी आदित्यनाथ ने मंदिर और पाकिस्तान पर काफी बातें कही। दरभंगा जिले के क्योटी विधानसभा क्षेत्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा और सभा में बड़ी तादाद में समर्थक उनका इंतजार करते हुए एक ऐसे भी समर्थक हैं जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल हनुमान जी के रंग में रंग लिया है। आपका क्या नाम है? विजय कुमार पासवान। तो आपने ये वेशभूषा क्यों धारण किया है? मैं योगी जी से मिलना चाहता हूँ। योगी जी से मिलने ऐसे आए हैं बन करके। जी, तो ऐसे आपने जो कमल निशान बनाया है, जय श्री राम लिखा है जी, इससे आपको लगता है कि योगी जी आपसे मिल लेंगे आपको बुलाकर? जी, बस यही मंशा है आपकी? जी, और अच्छी सारी बात है जी, उनसे मिलेंगे और उनका भक्त है, योगी जी का भक्त है। योगी जी के भक्त हैं? जी हाँ। तो भक्त तो और भी यहाँ कहीं होंगे, लेकिन उन्होंने तो आपकी तरह जो श्रृंगार है वो नहीं किया है? जी नहीं। तो आपने क्यों किया? क्या सोच के किया आप? जैसे राम भगवान का बजरंगबली होते हैं वैसे हम हैं जी। तो जैसे राम भगवान के बजरंगबली भक्त है, वैसे ये योगी जी के भक्त हैं और यहाँ पे भक्तों की तादाद बड़ी है और सभी योगी आदित्यनाथ को सुनने के इंतजार में हैं। जो उनके समर्थक उनमें उत्साह है और वो हेलीकॉप्टर उतरने से पहले उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये देखिए हेलीकॉप्टर सभा स्थल पर लैंड कर रहा है। किस तरह से जो लोग हैं वो हाथ मिलाकर शोर करके योगी आदित्यनाथ का अभिवादन कर रहे हैं। तो ये जो हेलीकॉप्टर है ये योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ दरभंगा क्योटी की सभा में उनका ये हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है। और इस बीच देखिए यहाँ पर जो उत्साही समर्थकों की जो भीड़ है उसने बैरिकेड तोड़ दिया और ये बैरिकेडिंग टूट गई। हालांकि पुलिस बल जो है वो उन सबों को काबू करने में कामयाब हो पा रहे हैं और ये हेलीकॉप्टर अब लैंड कर चुका है। योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से उतरकर मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। अनुशासित हम लोग सिपाही है, बैरिकेडिंग को नहीं तोड़े, बैरिकेडिंग से पीछे रहे। आग्रह निवेदन आप लोगों से, आग्रह निवेदन है अनुशासित रहे। तो योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे उनके जो समर्थक हैं, समर्थकों की भीड़ ने जो एक बैरिकेडिंग थी उसको तोड़ दिया और अब वो दूसरी बैरिकेडिंग के पास आ गए हैं। जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ को देखने का, उनको सुनने का जो उत्साह है वो काफी ज्यादा यहाँ देखने को मिल रहा है क्योटी में। और जब कोरोना था तो भाइयों बहनों हर गरीब को निःशुल्क खाद्यान्न देने का काम भी हम करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया है। आपने सुना योगी जी को, आपको क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा? बहुत अच्छा। क्या लगा अच्छा? मोदी जी का भाषण। योगी जी का भाषण अच्छा लगा। क्या भाषण में क्या अच्छा लगा? बहुत चीज जो ऐसे दिए जो सब आदमी खुश हो गए। यहाँ पे खुश हो गए हैं। बहुत कुछ ऐसे बोले कि सब जैसे क्या बोले तो मोदी जी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, राम मंदिर के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं। बहुत कुछ ऐसे बोले हम दरभंगा कैंपस के निर्माण होने वाला है। युवा को नौकरी दीजिए।
राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और दरभंगा में एम्स का और एयरपोर्ट बन रहा है और इसके लिए मिथिलांचल को बहुत फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, हायर एजुकेशन के लिए बच्चे को मिल रहा है, सारा सुविधा दे रहा है। हमको तो लग रहा है यहाँ जो था यहाँ से केंद्र सरकार की स्कीम ज्यादा आप लोगों को मुनासिब लग रही है? बहुत अच्छा है, बहुत राज्य सरकार के नीतीश का काम बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो समर्थक हैं वो बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा विकास भी हुआ है, हालांकि कुछ रोजगार की बात भी कर रहे हैं। अपनी सभा खत्म करने के बाद योगी आदित्यनाथ उनका हेलीकॉप्टर हवा में उड़ गया और इसके साथ ही उन्होंने जो बातें कही, खासतौर पे राम मंदिर निर्माण को लेकर और पाकिस्तान को किस तरह से डर लग रहा है मोदी सरकार के टाइम में, इस बात का जिक्र किया। लोग यहाँ पर जो सुनने आए उन्होंने रोजगार के सवाल भी उठाए हैं, लेकिन देखना है कि अब जो यहाँ के समर्थक हैं वो क्या वाकई में बीजेपी के लिए वोट करते हैं या उनके लिए कोई दूसरा एजेंडा, दूसरा मुद्दा ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार अब दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। एनडीटीवी के मनीष कुमार से बातचीत में उन्होंने कहा है कि 10 तारीख को नीतीश कुमार की विदाई और भाजपा लोजपा की सरकार तय है। बिहार में 3 गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक ही दल है और एक ही व्यक्ति है जो अकेले इस चुनाव में है। और चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी या नहीं, खासकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, इसका सारा दारोमदार जो है वो जनता के साथ साथ चिराग पासवान के ऊपर है। 2 चरण के अभी तक चुनाव हुए हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, दोनों चरण में जो रुझान सामने आ रहे हैं और जो जानकारी आपको मेरे चेहरे के संतोष से ही पता चल रहा होगा कि फीडबैक हम लोग के पास बहुत अच्छा है। अधिकांश हम लोग के प्रत्याशी की जीत इसमें सुनिश्चित है। पर एक बात जो मेरा सबसे प्रमुख लक्ष्य था कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने, ये लक्ष्य की प्राप्ति जरूर हो रही है। 10 तारीख को नीतीश कुमार जी की विदाई तय है और भाजपा लोजपा की सरकार बनना तय है। तेजस्वी यादव को अगर आपके पास 4 विधायक हो और 4 विधायक से उनकी सरकार बनने वाली हो, आप उनको समर्थन नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना तेजस्वी को और ना ही नीतीश जी को, दोनों में से किसी को भी नहीं। अगर नीतीश जी आपके पास आए कि आप उन्हें समर्थन नहीं देते? अब आके क्या करेंगे, जनता के पास तो गए नहीं हो 5 साल। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने 2 युवराज की बात की, आपके बारे में बात नहीं किया। दूसरा, इस पूरे प्रचार के दौरान जो है इनकम टैक्स का रेड होता है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के ऊपर, ये सब क्या है? देखिए, सारी बातें स्पष्ट हैं। प्रधानमंत्री जी का मेरे बारे में कुछ नहीं बोलना, भाई उनका हनुमान हूँ मैं, क्या बोलेंगे मेरे बारे में। बिहार भाजपा के नेता आपसे इतने खफा क्यों रहते हैं? देखिए, कौन खफा है कौन खफा नहीं है। पापा हमेशा कहते थे कि चुनाव होली के त्योहार की तरह होता है, हर तरीके के रंग इसमें उड़ते हैं। तो ठीक है, जिसको जो रंग उड़ाना उड़ाए। मेरी सोच, मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए था, है और रहेगा। इसी बोलते हैं एक्टर है, उनके पार्टी के लोग बोलते हैं रिजेक्टेड एक्टर है। कोई बात नहीं, अब वो बड़े हैं, मुझ पर व्यक्तिगत जितनी टिप्पणी करना चाहें करें, पर मैं नैरेटिव बदलने नहीं दूंगा। मेरा नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ विकास का है, बेरोजगारी का है, पलायन का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है। उस नैरेटिव को मैं बदलने नहीं दूंगा। सीटें कितनी जीतेंगे और नीतीश कुमार को हराएंगे कितनी सीटों? देखिए, मैं कम से कम इतनी तो जीत जाऊंगा कि भाजपा लोजपा मिलकर हम लोग सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री इतनी बुरी तरीके से उनका ध्वज धराशायी होगा जिसकी वो शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी आज गिरफ्तार किए गए। अर्नब को 2018 के खुदकुशी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आज उन्हें पकड़कर अलीबाग थाने ले गई। अर्नब ने जाते जाते पुलिस पर उन्हें मारने पीटने का आरोप लगाया। विरोधी पार्टी बीजेपी ने महाराष्ट्र में इसे आपातकाल से जोड़ते हुए विरोधियों की आवाज दबाने का आरोप लगाया और जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी किए।